गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप इसके आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसे पढ़े थे और जाने थे कि पर्वत जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इन तीनों पर्वतों को हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए समझे थे। इसमें वलित पर्वत जो है हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जो है वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, और भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। भ्रमशोथ पर्वत जो है वह यहाँ पर भ्रमशोथ पर्वत जो है वह ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है। जो बहुत बड़ा जो भाग होता है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब उसको भ्रमशोथ पर्वत कहते हैं। और इस प्रकार के जो पर्वत हैं, राइन की घाटी और वासजेस पर्वत इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप लोग को ज्वालामुखी पर्वत के बारे में भी बताई थी कि ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बनते हैं, और इस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत है वो इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था पठार, तो हम लोग अब पठार पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पठार के बारे में जानते हैं और यहाँ पर समझते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार जो होता है समतल जो सपाट भूमि होती है उसकी तुलना में उठी हुई और सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। पठार का एक या एक से अधिक किनारा होता है जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई पठार की ऊंचाई जो होता है प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पठार का ऊंचाई क्या होगा? कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकता है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग पर्वत के बारे में पढ़े थे कि पर्वत जो है बहुत पुराना नया सब प्रकार से भ्रमशोथ पर्वत पढ़े, वलित पर्वत पढ़े, ज्वालामुखी पर्वत पढ़े, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पर्वत का भी बता रहे हैं कि पर्वत जो है नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में जो है दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। पठार के उदाहरण में क्या क्या बता रहे हैं? केन्या का जो पठार है, यहाँ पर केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीकी पठार है एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समतल से 4000 से 6000 मीटर तक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? माध्य समुद्र तल से 4000 से 6 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। पठार की यहाँ पर उपयोगिता बताई जा रही है कि पठार की क्या क्या उपयोगिता है। ये बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनसे हमको क्या मिलता है? खनिज जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है, और यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। जितने भी खनन कार्य किए जाते हैं वो पठारी भागों में किए जाते हैं, क्योंकि पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में जो पठार है वहां पर सोने और हीरो के लिए वहां पर खुदाई की जाती है। उन पठारों में सोने और हीरे जो हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज बहुत बड़े भंडार में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से क्या बताया जा रहा है? जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अफ्रीका का जो पठार है वहां पर सोना और हीरा जो है खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहां पर सोना और हीरा जो है वहां के पठार में पाया जाता है। वैसे ही भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वहां पर लोहा, कोयला और मैग्नीज ये जो है इनके भंडार जो है पाए जाते हैं।
पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां जो है ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित कुड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है। लावा पठार आग्नेय चट्टान से निर्मित होते हैं। आग्नेय चट्टान से जो कि आग्नेय चट्टान से निकलने वाला जो लावा होता है वो क्या होता है, जम जाता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। वही लावा जो है मतलब लावा से निर्मित होता है, इसलिए उसका नाम आग्नेय चट्टान पड़ता है। तो जो लावा का जो पठार होता है वहां पर क्या होता है, काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रमणीय स्थल यानी कि मन को भाने वाला जो स्थल है, पर्यटकों के लिए वह बहुत ही आकर्षित होता है, स्वास्थ्य के लिए वह बहुत अच्छा होता है। तो पठार की उपयोगिता में यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजों को हम देखें कि पठार जो है बहुत उपयोगी होते हैं। इससे हमको खनिज पदार्थों की प्राप्ति होती है और जलप्रपात भी आता है। यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है और कई मतलब अलग अलग पठार के अलग अलग यहाँ पर उपयोगिता बताया जा रहा है। तो पठार की हम उपयोगिता को देखें और पठार जो है पर्यटकों को आकर्षित भी करता है क्योंकि ये रमणीय स्थल होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मैदान के बारे में। जिस प्रकार से स्थल भाग के हम 3 रुक जाने, पर्वत, पठार और मैदान। तो मैदान के बारे में हम पढ़ते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। यानी कि पर्वत सबसे ऊंचाई में अगर देखें तो पर्वत होता है, फिर पठार होता है, फिर मैदान होता है ना। तो ऊंचा नहीं होता है। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं और अधिकांश मैदान जो होते हैं नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। मैदानों का जो निर्माण होता है नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। जो भी अपर्दन के द्वारा बहा करके लाया गया जो भी पदार्थ होता है उसको क्या करता है, अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। और जहाँ कहीं भी अगर मार्ग में उसकी गति धीमी होती है तो वो सारे पदार्थों को छोड़ते हुए जल जो है यानी कि नदी का जो बहाव होता है वो आगे बढ़ते चला जाता है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, अब वो जो है अपर्दन के द्वारा यानी कि बहा करके जो कुछ भी लाती है उसमें क्या क्या रहता है, पत्थर, बालू या सिल्ट, वो वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। वहां पर वो छोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। जो भी छोड़ करके वो आगे बढ़ती है उन्हीं निक्षेप से क्या होता है, छोड़ा हुआ जो सामग्री जो होता है, अपर्दन पदार्थ जो होता है उन्हीं से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। सामान्य तौर पर हम देखें तो मैदान जो होता है बहुत उपजाऊ होता है। क्यों उपजाऊ होता है, क्योंकि इनका निर्माण जो है नदियों के द्वारा होता है। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है और सड़कों की सुविधा मैदानी क्षेत्र में ज्यादा आसानी से उपलब्ध होते हैं। सड़क बनाना आसान होता है, आवाजाही जो होता है बहुत आसानी होती है इसमें। अगर इसकी तुलना में हम पर्वत को देखेंगे तो पर्वत जो होते हैं उसमें ढलान होता है तो वहां पर सड़क बनाना बहुत ही कठिन होता है। वहां का जीवन यापन भी उसी प्रकार से कठिन होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इनके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान के द्वारा यहाँ पर जो बताया जा रहा है एशिया में स्थित मैदान के द्वारा जो निर्माण जो हुआ है, जैसे कि भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है और चीन में यांगत्से नदी का मैदान है। इन्हीं के मैदानों का जो किन किन नदियों के द्वारा मैदान का निर्माण हुआ है इनके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता
होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भूमि में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, जो भूमि वाला, अगर मैदानी भूमि को हम देखें तो भारत में जो गंगा का मैदान है वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आज हमने देखा पठार और मैदान के बारे में, और आगे की क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे।